गाइस, वेलकम टू आइस पॉइंट। दिस इज़ अदिति। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ लिया है। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इसका प्रीवियस चैप्टर तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, रेगुलरली वीडियोस आते हैं। और अगर कोई और भी सब्जेक्ट चाहिए तो वो भी आपको आईएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विश्व जनसंख्या। तो अब इस पर हम क्या डिस्कशन करेंगे कि इसका वितरण किस तरीके से है, इसका घनत्व कैसा है और इसकी वृद्धि के कारण क्या क्या हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी घर में उसमें उपस्थित सदस्य ही उस घर के सब कुछ होते हैं, ठीक है। यदि आपके घर में आप रहते हैं, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन, यदि यही लोग आपके घर में ना हो तो आपको क्या ये घर अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से किसी भी देश में भी उसके निवासी ही उसका मूल धन होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। अगर निवासी ही नहीं रहेंगे तो भला वो देश बन पाएगा, विकसित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तथा विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप कैसे हैं? जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप को समझने के लिए एक क्षेत्र को हम समझते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है कई सारे राज्यों में बटा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी शुरू होता है जनगणना तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक आदमी खड़ा होता है और वो पूरे देश के लोगों को गिनता है। नहीं, काफ़ी सारे पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया गया, फिर लोग इसे गिन लेते हैं। ज़्यादातर प्रोफेसर्स को ही हायर किया जाता है, वो जाते हैं और फिर सब कुछ पता करते हैं कि हाँ इस घर में कितने लोग हैं, वो उनकी अवस्था क्या क्या है इत्यादि। इस साल होने वाला था क्योंकि 10 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 ये भी नहीं हो पा रहा है। तथा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है? आप लोग जानते ही होंगे, चीन की है। सेकेंड नंबर पे इंडिया है, ठीक है। जनसंख्या का घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए, भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आधार के बीच के अनुपात को समझना बहुत आवश्यक है। यही अनुपात जो है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किसे कहते हैं? लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच, यानी कि घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, ठीक है। जनसंख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल एंड क्षेत्रफल आप डाल लेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन के तौर पे भी हम इसे देख सकते हैं। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या जो है वो 1,50,000 है। तो जनसंख्या का घनत्व किस तरीके से निकाला जाएगा? 1,50,000 बटे के 100 कर लेंगे हम, तो कितना आएगा? 1,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये याद रखिएगा। सिर्फ अगर आप 1500 लिखते हैं और व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर नहीं लिखते हैं तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या को वितरण जो है उसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो कई सारे भौगोलिक कारक भी हैं, जैसे कि जल की उपलब्धता। जैसे कि जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, महत्वपूर्ण कारक है। हम ज़्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में बसना जहाँ पे जल आसानी से हम लोगों को मिल जाए, लेकिन उन क्षेत्रों पे नहीं बसते जहाँ पे जल आसानी से न उपलब्ध हो सके। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इंडिया में कौन से स्थान पे रहना पसंद करेंगे, तो बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि राजस्थान को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी लेने हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। लोग मोस्टली ऐसी जगह चुनेंगे जहाँ उन्हें पानी, बिजली, लाइट सब कुछ आसानी से मिल जाए, एजुकेशन की व्यवस्था हो, सब कुछ अच्छे से मिल जाए उन्हें। तो जल की उपलब्धता भी कहीं न कहीं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है, क्योंकि जहाँ जल अधिक मात्रा में उपस्थित है वहाँ पे जनसंख्या भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। अगर आपको हम कहें कि आप जंगल में एकदम पहाड़ों के बीच में जाके रहिए, तो क्या आप उसे प्रेफर कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपकी फर्स्ट या फोर्थ रेफरेंस में भी नहीं आने वाला है कि आप जाके पहाड़ों के बीच में रहें। हाँ, जिन्हें नेचर पसंद है उनके लिए नहीं, वो बहुत ही स्पेसिफिक पीपल के लिए, अगर एक इंडिविजुअल की बात की जाए। पर एक ऐसे मनुष्य की यदि बात की जाए जिसे जॉब करनी है, पढ़ाई करनी है, अपने सामान लेके आने हैं, जैसे ये भी चाहिए कि मेडिसिन स्टोर थोड़ा पास में हो ताकि अगर घर में किसी की तबीयत बिगड़े तो मैं वहाँ पे जा सकूँ,
जैसे ये भी चाहिए कि उसे कोई सामान लेना हो तो तुरंत जा सके, तो वो ऐसी जगहों पर रहना पसंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो भू की आकृति यानी कि समतल होना चाहिए। ऊबड़ खाबड़ अगर आप कहीं जाते हैं, वहाँ की रोड बहुत ख़राब है, बहुत गड्ढे हैं, तो आपको अच्छा लगता है क्या वो जगह? नहीं अच्छा लगता। लेकिन आप अगर किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे रोड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बने हुए हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, सब कुछ आपको दिख रही है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ये सिटी बहुत ही वेल डेवलप्ड सिटी है। नेक्स्ट आता है आपका जलवायु। अब देखिए, आप ऐसी जगह तो रहना पसंद नहीं करेंगे ना जहाँ पे गर्मी आते ही सूखा पड़ जाए, ठंडी आते ही बर्फ़ गिरने लगे, बारिश आते ही बाढ़ आ जाए। बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कई सारे गांव हैं जहाँ पे हर साल लगभग बाढ़ आता है, जैसे यमुना किनारे, नहीं वरुणा किनारे, सॉरी, वरुणा नदी जो है उसके किनारे लगभग हर साल बाढ़ आता है। इसीलिए लोग किनारे रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते। अगर आप किनारे की ज़मीन को बहुत सस्ते में बेचेंगे ना, तो भी बहुत ही कम लोग हैं जो लोग उसे खरीदेंगे। हाँ, एक प्लॉट के तौर पे ख़रीदा जा सकता है, लेकिन घर बनाने के उद्देश्य से उसे बिल्कुल भी नहीं ख़रीदा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हर साल ये तो तय है कि वहाँ पर बाढ़ आएगा ही आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आगे है मृदाएं। उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब मृदा का चयन कौन करेगा? अब जिसे जॉब करनी है, मतलब जिसे कोई प्राइवेट जॉब करनी है, जिसे पढ़ाई करनी है, हमें नहीं लगता कि वो मृदा का चयन करने वाले हैं। लेकिन मृदा का चयन कृषि वर्ग के लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर वो मृदा चयन नहीं करेंगे, अगर वो बंजर भूमि में चले जाएंगे रहने, तो भला उनकी कृषि कैसे होगी? और कृषि के कारण ही तो उनका घर चलता है ना। अब अगर आप सोचें कि पंजाब में हम दूसरी मृदा डाल दें, बंजर मृदा डाल दें, जहाँ पे कोई भी उपजाऊ चीज़ें ना हो सकें, तो पूरा पंजाब ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो कृषि बहुत ही ज़्यादा मेन ऑक्यूपेशन है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम आर्थिक कारकों में, जैसे कि खनिज निक्षेप क्षेत्र, उद्योग को और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार को उत्पन्न करती हैं, अतः कुशल एवं अर्धकुशल कमी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं। देखिए, जो लोग खनन इत्यादि से जुड़े हुए हैं तथा साइंटिफिक रीज़न से जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि वो इन स्थानों पे जाएं, ताकि खनन इत्यादि करके वो चीज़ों को स्टडी कर सकें। और यदि अर्धकर्मी कुशल हैं, जो मज़दूर वगैरह हैं, वो इन स्थानों पे ही जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि कोरोना टाइम में बहुत सारे लोग दिल्ली से यूपी वापस आए थे। क्यों आए थे? यहाँ पे जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जॉब नहीं है, बट क्या है ना कि दिल्ली में यहाँ से ज़्यादा जॉब का स्कोप है फॉर अनएजुकेटेड पीपल। ठीक है, मतलब जिनके पास